हेलो गाइस, आई एम निर्मल चौधरी। वेलकम टू आसान बायोलॉजी क्लासेस। तो सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम इस आसान बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि एनसीईआरटी को और ही आसान और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प की जाएगी और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपन ने देखो कि बायोलॉजी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी करें उनके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है ये वीडियो। तो अपन सबसे पहले प्राणी जगत स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे पॉरीफेरा, ठीक है। फिर देखेंगे सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, फिर प्लेटेंथ्रियस्कम, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। ये जो जितने भी फाइलम है सारे फाइलम के फाइलम पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और एक एक वर्ड समझाऊंगा आपको, जो ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। और एनसीईआरटी में जो भी वर्ड समझ में आए वो साइड में लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, हाँ मेरे को ये वर्ड समझ में आया, फिर मैं और अच्छे से समझा दूंगा, फिर और दो तीन बार समझाऊंगा, उस तरह से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा। तो दोस्तों मैं पॉरीफेरा स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पॉरीफेरा का वर्ड का मतलब जानना ही सबसे पहले काम रहता है अपना। पॉरीफेरा और इंग्लिश वर्ड आपको जरूर याद करना दोस्त। देखो पॉरीफेरा के अंदर एक फर्स्ट लाइन लिख रखी, देखो पहले पॉरीफेरा का मतलब समझते हैं। पॉरी का मतलब होता है पोर, यानी छोटे छोटे छिद्र, और फेरा का मतलब होता है रखने वाला। फेरा का मतलब होता है रखने वाला। तो जो छोटे छोटे छिद्र रखते हैं ना उसको बोलते हैं पॉरीफेरा। देखो आप एनसीईआरटी उठाओगे, फोर्थ चैप्टर खोलोगे एनिमल किंगडम प्राणी जगत, उसके अंदर पॉरीफेरा खोलोगे तो उससे पहले देखो तीन एग्जांपल दे रखे हैं उसके अंदर कि साइकन, साइपा, यूस्पंज, बात स्पंज, स्पंजिलस, सूच जली जीव। देखो ये तीन एग्जांपल दे रखे हैं। देखो सबसे पहले साइकन का एग्जांपल दे रखा है ना। देखो ऐसे करके दे रखा है, उसकी बॉडी के ऊपर आप गौर करोगे ना आप, तो उसके छोटे 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 पोर बने हुए, बहुत सारे छिद्र बने हुए। तो इसका मतलब ही होता है कि पॉरीफेरा, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आ गई, पॉरीफेरा का मतलब वर्ड समझ में आ गया होगा। फिर इसके अंदर एक लाइन लिख रखी है कि इस संघ के प्राणी को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं, इनको और स्पंज भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी। देखो दोस्तों बता दूं कि ये लवणीय तथा असमित होते हैं। देखो समित और असमित क्या होता है ये भी समझाऊंगा। और लवणीय मोस्टली मैरिन के अंदर पाए जाते हैं। तो पॉरीफेरा के अधिकांश सदस्य समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अगर एनसीईआरटी का मतलब नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका सही होगा, है ना दोस्त। तो एक लाइन ये भी याद रखनी कि अधिकांश सदस्य समुद्री के अंदर पाए जाते हैं। देखो अगर नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा सभी पॉरीफेरा के सभी सदस्य मैराइन होते हैं, तो ये नहीं, मोस्टली मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते ना, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। फिर लिख रखा है असमित होते हैं। देखो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बोल रहा हूं दोस्त, वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं। तो देखो अब तो कोई डाउट नहीं रहने वाला दोस्त आपको, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ यार, लाइन बाय लाइन, और एक एक वर्ड समझा रहा हूँ आपको। अब सम्मित और असमित क्या होता है ये भी समझा दूंगा मैं। एक देखो, एक तो सम्मित होता है, एक असमित होता है। तो असमित का मतलब ये होता है कि दोस्त कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको दो बराबर पार्ट के अंदर अपन डिवाइड नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री, असमित। और सम्मित वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसको दो बराबर पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर पाते, तो उसको बोलते हैं सम्मित। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बता दूं कि मान लो एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के अलावा ये कुछ नहीं है, जो आप इमेजिन कर रहे हो वो नहीं है। ये ओनली एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट ये है। एक ऑब्जेक्ट ये है। अब मेरे को बताओ
कि इसको अपन दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर पाएंगे क्या? यस, यहाँ से यस, यहाँ से यस, यहाँ से यस। तो ये हो गया सममित। और इसको भी अपन देखो, लोग बोलते हैं दिल कैसे टूटता है। आज अपन सीखेंगे दिल कैसे टूटता है, दिल तोड़ के देखेंगे अपन, है ना। किसका दिल तोड़ेंगे सर? किसी का भी दिल नहीं तोड़ेंगे अपन, ओनली इधर जो डायग्राम के अंदर बना हो उसी को ही तोड़ेंगे। तो देखो इसको भी अपन दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर पा रहे, तो ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, सम्मित। ये भी हो गया सम्मित। लेकिन इसको अपन कहीं से काटो, देखो यहां से काटो तो नहीं कट रहा दो बराबर पार्ट के अंदर, यहां से काटो तो नहीं कट रहा है, यहां से काटो तो नहीं कट रहा है। तो ये हो गया असमित, क्योंकि अपन दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो ये हो गया असमित, है ना। तो समित और असमित के अंदर समझ आ गया होगा आपको। फिर लिख रखा है कि ये लाइन तो समझ में आ गई कि संज्ञ प्राणी समिति, इसमें भी कहते हैं लवणित तथा समित होती है, आद्य बहुकोशिक होते हैं। देखो आद्य बहुकोशिक का मतलब क्या होता है? आद्य का मतलब होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव का मतलब होता है प्राचीन। मतलब जो आदि बहुकोशिक है ना, लिख रखा है ना लाइन, उसको समझेंगे अपन। देखो आद्य बहुकोशिक है, आद्य का मतलब होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव का मतलब होता है प्राचीन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें ये लाइन लिखी हुई आदि बहुकोशिक होता था, इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का बना होता है। देखो कि बहुत पहले, मतलब पहले टाइम की बात है कि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं से तो अपना भी शरीर मिलकर बना होता है, लेकिन पहले की बात होती है प्राचीन, है ना। आदि का मतलब होता है प्राचीन, प्रीमेटिव। तो ये लाइन समझ में आ गई कि आपको इनको आदि बहुकोशिक होते हैं, इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का बना होता है। इनका शरीर संगठन, ये भी लाइन देखो याद रखनी, और पूछा जाता है नीट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट देखिए, ठीक है। शरीर संगठन, अब इसका शरीर संगठन किसका बना होता है? कोशिकीय, कोशिकीय स्तर का, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बना होता है। ये लाइन आपको समझ में आई क्या मेरे दोस्त? और आशा करता हूं कि आई होंगी, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, तो आनी ही चाहिए। फिर लिख रखा है कि इसमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है। देखो कि एक में एक आपको कुछ बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मतलब यहाँ बना रहा हूँ, उसको इमेजिन करिए और जो बता रहा हूँ वो सीखिए। देखो कि आपने क्या किया कि बाजार में गए और एक मारवाड़ी फ्रिज लेकर आए, है ना। मारवाड़ी फ्रिज लेकर आए, अच्छा वाला बनाता है मारवाड़ी फ्रिज। मान लो कि आपने मारवाड़ी फ्रिज लेकर आए। देखो इसके जो बड़ा छेद होता है वो एक ही होता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। फिर आपने लेके आए, आपके पापा ने दिए थे 100 रुपए, ठीक है। फिर आप लेके आए वहां से 100 रुपए का मारवाड़ी फ्रिज मिल गया। लेकिन फिर आपके पापा ने बोला कि पैसे कितने बचे। तो आपको खबर है कि अपने 100 रुपए लेके गए थे और 100 रुपए का मटका आ गया, और आपके पापा ने बोल दिया कि मैंने तेरे को 500 रुपए दिया था। फिर आपको आ गया गुस्सा कि इन्होंने तो 100 रुपए दिए थे और मेरे को 500 रुपए का बोल रहे। तो फिर मटके को लेके गए साइड में, कोने में। फिर उसको क्या किया कि आपको गुस्सा आया तो इसके छेद ही छेद कर दिए, लगिया लिया सरिया और उसके छोटे 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 ये छेद कर लिए। तो देखो ये बहुत सारे छेद, मतलब छेद कर दिए, तो इनको बोलते हैं मेरे दोस्त ओस्टिया। ऐसा लिख रखा है कि इसमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म रंध्र। देखो ये छोटा रंध्र, सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय केंद्रीय स्पुंजम प्रवेश करता है। और बड़े रंध्र, ये बड़ा रंध्र ये ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। देखो नाम बड़ा तो इसका काम बड़ा, काम बड़ा तो इसका छेद बड़ा, और नाम छोटा इसका तो इसका छेद छोटा। तो वाटर, ये बहुत सारा जल है ना। तो ये क्या करता है कि इधर से अंदर जाता है ओस्टिया से, और ओस्कुलम से बाहर निकलता है। तो ये लाइन समझ में आ गई कि इसमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया और शरीर के केंद्र स्पुंजम प्रवेश करता है, बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ सेल्स होती है ना। आप बोल दोगे कि ये तो लड़की बना दिया, पर ये लड़की नहीं है, ये कॉलर जैसे दिख रही है, इनको कॉलर कोशिका बोलते हैं। तो इसके अंदर ये लाइन समझ में आ गई
कि इस जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म रंध्रावस्था द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज को हम प्रवेश करते हैं, बड़े रंध्रावस्था द्वारा बाहर निकलता है। फिर जल परिवहन का ये रास्ता, जल परिवहन का ये रास्ता, इनके तीन काम होते हैं मेरे दोस्त। देखो, भोजन को जमा करने में, शोषण में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। ऐसी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिख रखी। तो इनका काम क्या होता है कि भोजन को जमा करने में, फिर श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन। देखो दोस्तों, बता दूं मैं कि ये क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर आता है, फिर इधर एक्सचेंज करके CO2 को बाहर छोड़ता है। तो ये इनका क्या होता है कि जो O2 होता है ना, तो ये कोशिका मतलब अंदर ले लेती है ना, और फिर CO2 को बाहर छोड़ देता है, वेस्ट प्रोडक्ट को। और तथा उत्सर्जन में, देखो, भोजन को जमा करने में, शोषण में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन में सहायक होते हैं। देखो, ये जल परिवहन का रास्ता, ये रास्ता है ना, तो इसका तीन काम होता है। एक तो भोजन को जमा करने में, एक शोषण में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होती है। फिर कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका। देखो कि ये जो सेल्स रहती है ना, इनको बोलते हैं कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका। स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करती है। देखो, ये स्पंज गुहा, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको आश्रित करती है। तो उस लाइन का मतलब ये होगा कि कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करती है। तो अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आया जाए कि स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को कौन आश्रित करती है, कॉलर कोशिका है। कोएनोसाइट, कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका, कॉलर सेल्स। देखो, नीट के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित कौन करती, कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ये तीन काम भी इंपॉर्टेंट है, और इसके शरीर संगठन किसका, कोशिका स्तर का बना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको लाइन समझ में आई क्या, मेरे को बता दो। मैं फर्स्ट से समझा रहा हूं कि इस संघ के प्राणी, इस संघ को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं। ये लवणीय तथा असमित होते हैं, लवणीय तथा ये असमित होते हैं। ये आदि बहु कोशिका होते हैं। इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का बना होता है। फिर जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है। जल सूक्ष्म रंध्रावस्था शरीर के केंद्रीय स्पंज को प्रवेश करता है और बड़े रंध्रावस्था बाहर निकलता है। फिर जल परिवहन का ये रास्ता भोजन को जमा करने में, शोषण में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। फिर कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करती है। ये बात भी समझ में आ गई। फिर इन एक लाइन लिख रखी, इन कोशिका के अंदर पाचन होता है, अंतरा कोशिका, है ना। तो देखो, पाचन, अंतरा कोशिका का मतलब पाचन होता है इसके अंदर अंतरा कोशिका। तो अंतरा कोशिका मतलब क्या होता है, देखो, पाचन, पाचन पाचन कैसा होता है, अंतरा कोशिका। देखो दोस्त, बता दूं मैं कि इंटर और इंटरसेलुलर के अंदर क्या मतलब डिफरेंस रहता है। देखो, मैं बता दूं कि ये है ना, ये वर्ड, ये इंग्लिश के अंदर आप याद करोगे ना तो बहुत ही मतलब मजा आएगा आपको। देखो, एक तो इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। देखो, अंतरा का मतलब ये होता है कि दो मतलब कोशिक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, एक ये बॉडी। तो मैं बता दूं, इसके अंदर सेल है बहुत सारी। तो अगर इन कोशिका के अंदर पाचन होता है ना, तो इसको बोलते हैं अंतरा कोशिका। ये क्या हो रहा है, अंतरा कोशिका। और अगर कोशिकाओं के बीच में होता है तो इसको बोलते हैं अंतर कोशिका। समझ में आ गई बात। अंतरा कोशिका पाचन कैसा होता है, अंतरा कोशिका पॉरीफेरा के अंदर। तो अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आ गया कि पॉरीफेरा के अंदर पाचन कैसा होता है, इंटर या इंट्रा, तो आपको ये याद रखना है कि अंतरा, इंट्रा कोशिका होता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर इसके बाद लिख रखा है कि कंकाल शरीर, शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिका तथा स्पंजी तंतुओं को बनाता है। देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि कंकाल स्केलेटल हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, आप खुद सोचो ना, इमेजिन करो कि हमारी बॉडी की ढांचा मतलब हमारी बॉडी को मतलब ढांचा बनाए रखती है ना, हेल्प करती है। हम जैसे मैं
ये लिख रहा हूँ बोर्ड के अंदर, ये चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, इधर उधर हो रहा हो, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब स्केलेटल की वजह से होता है ना। तो कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। अब इसका कंकाल किसका बना होता है? कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। तो नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना कि पोरिफेरा का कंकाल किसका बना होता है, तो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का, है ना, कंटिका और स्पंजी तंतुओं का बना होता है। तो मैं कंकाल लिख देता हूँ यहाँ पे कि कंकाल किसका बना होता है? कंटिकाओं कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है ना। ये बात आपको गांठ बांध लेनी, स्पंजी फाइबर जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर तंतु, समझ में आ गई ना। तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये अगर नीट के अंदर आएगा ना दोस्त, तो आपको याद होगा तो आप जरूर मतलब इसको करेक्ट करके आओगे। तो कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके अंदर देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी नीट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, नीट 2026 के अंदर देखो, पहले तो यहाँ से ये 3 काम पूछे जा सकते हैं नीट 2026 के अंदर, क्योंकि ज्यादातर यही पूछते हैं। देखो कि जो डिफरेंस क्या है वही नीट वाले पूछते हैं। नीट वाला ये पूछता है कि लड़के को क्या नहीं आता है वो पूछते हैं, अब लड़के को जो आता है वो तो पूछते नहीं है। तो कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बनाता है। फिर इसके अंदर लिख रखा है कि नर तथा स्पंज के प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। देखो पृथक का मतलब होता है अलग, मतलब इनके नर और मादा अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इसका मतलब ये हो गया है दोस्त के उभय लिंग से होते हैं। समझ के बात को, एक लिंग सही नर तथा मादा अलग होते तो उसको बोलते हैं एक लिंग सही, और उभय लिंग सही का मतलब ये होता है कि नर तथा मादा पृथक नहीं होते, है ना। फिर लिख रखा अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनते हैं। देखो देखो, पहली बात अलग है ही नहीं, तो फिर अंडे तथा दोनों शुक्राणु एक ही द्वारा बनेंगे ना। फिर इसके अंदर जनन कैसा होता है? देखो मैं बता दूं आपको कि जनन अलैंगिक होता है कि लैंगिक होता है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। अगर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि अलैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, तो ये गलत या सही आप खुद बताओ। फिर लिख रखा है उसने कि लैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, ये सही या गलत आप बताओ, खुद बताओ। तो दोनों जो कथन लिखे थे ना मैंने, दोनों गलत है। ठीक है, कि अलैंगिक जनन युग्मक द्वारा नहीं होता है, ये बात भी गलत थी, और लैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा नहीं होता, ये बात भी गलत थी। अगर ये दो कथन आ गए दोस्त, तो आपको दोनों सही करके आना है कि अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है और लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। तो ये लाइन में यहाँ लिख दो ताकि आपको याद रहेगा ना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखो ये लाइन मतलब समझ में आ गई कि अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। फिर इसके अंदर निषेचन आंतरिक होता है। देखो आंतरिक निषेचन आंतरिक का मतलब होता है शरीर के अंदर होता है। तो अब निषेचन आंतरिक होता है, इसका मतलब आपको पता है, तो आपको खाली याद रखना है कि पोरिफेरा के अंदर निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। तो इसके अंदर निषेचन भी आंतरिक होता है, ये भी लाइन आपको याद रखनी। और फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी दोस्त कि परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो जहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा वहां लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक छोटा किसी ने जन्म लिया इस धरती महान धरती पे, तो अपन उसको देख के बता सकते हैं कि ये लड़का है
या लड़की है, बड़ा होके क्या बनेगा? लड़की है तो लड़की रहेगी, और लड़का है तो लड़का ही रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली उसके जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते, लेकिन अपन बता तो सकते हैं ना उसको यार कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये पापा की परी है, बड़ी होके क्या बनेगी? ये उड़ जाएगी? नहीं, ये पापा की परी है तो पापा की परी ही रहेगी, है ना, बड़ी होके। तो अपन देख के बता सके कि मतलब हाँ ये मतलब इंसान, मतलब लड़का है, लड़के, इंसान का बच्चा है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परिवर्तन। और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेंढक होता है, मेंढक जो बड़ा होता है ना उसके अंदर पूंछ नहीं होती, जब इसको छोटा होता है पहचान भी नहीं पाओगे, लार्वा अवस्था के टाइम जब छोटा होगा ना तो उसके अंदर पूंछ भी होती है, तो अपन उसको देख के नहीं पहचान सकते कि मतलब ये बड़ा होगा ना तब ये क्या बनने वाला है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब समझ आ गए। तो ये इनडायरेक्टली हो गया, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो गया, मतलब अपन देख के नहीं बता पाए कि बड़ा होकर क्या बनेगा। ठीक है, अपन अपन को पता है कि अपन बड़ा होकर क्या बनेंगे, अपन को ये थोड़ी पता है क्या मतलब आईएएस बनोगे या डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे, ये तो आपकी मेहनत मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा ना दोस्त। तो ये अप्रत्यक्ष परिवर्तन, मतलब प्रत्यक्ष मतलब देख के बता सकते हैं हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा ही, जिसको कॉन्फिडेंस है कि जो पढ़ के मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अंदर समझ में आ गए, तो परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। कहाँ समझाओ आपको एक लाइन, यहाँ समझा देता है ना दोस्त। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। और एक लाइन लिख रखी कि वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती। देखो वयस्क क्या होता है? अगतिशील होता है, और लार्वावस्था गतिशील होता है। तो वयस्क से भी भिन्न कैसे होगी कि जो अप्रत्यक्ष है ना, मतलब उसमें लार्वावस्था पाई जाती है, तो उसके अपन देख के नहीं बता पाए। ठीक है, और लार्वा का अवस्था क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक है, और जो वयस्क होता है ना वो अगतिशील होता है, तो वयस्क से भी डिफरेंस होगी ना। तो इसमें लिख रखा है वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती है। फिर इसके तीन एग्जाम्पल दे रखे, साइकन, पहला साइकन, साइफा, फिर सेकंड दे रखा है यू स्पॉन्जिया। बात स्पंज, और तीसरा दे रखा है इसके अंदर, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी, लाइन रहेगी तो आपको खबर पड़ेगी कि इधर का इधर का। देखो साइकन, साइफा, यू स्पंज, बात स्पंज और स्पंजिला। स्वच्छ, स्वच्छ जलीय। देखो यू स्पॉन्जिया का ऐसा दे रखा है इसके अंदर, है ना। देखो यू स्पॉन्जिया का अगर डायग्राम देखोगे ना तो ये बर्गर की तरह है ना। यू, बर्गर कैसा होता है? बर्गर खाया आपने? नहीं खाया। तो ये आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके खाना, और अकेले बैठ के खाना, किसी को खिलाना मत, है ना, कि सर हमारे पास तो पोए के भी पैसे नहीं होते। तो आप तो बर्गर की बातें कर रहे हो। बर्गर जरूर मैं खिलाऊंगा, अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे तो मैं आपको बर्गर खिलाऊंगा, है ना दोस्त। तो बर्गर यू आकार का होता है, तो उसको डायग्राम को देख के अपन ऐसे ही याद रख सकते हैं, यू, यू स्पॉन्ज है। देखो यू से यू आ रहा है तो यू स्पॉन्ज है ना। तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं, यू स्पॉन्ज है। इसके अंदर बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर बने हुए। फिर स्पॉन्जिला, इसको बोलते हैं स्वच्छ जलीय जीव, है ना। तो स्पॉन्जिला देखो कुछ डायग्राम ऐसा बना रखा है एनसीईआरटी के अंदर। और इसके बॉडी पे भी बहुत सारे छेद हैं। तो देखो दोस्तों, ये फाइनली आपके तीन एग्जांपल याद रखने, साइकन, साइपा, यू स्पंज, बात स्पंज, स्पंजिला, सोच जलिए। फिर इसके बाद देखो नीट के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर देना कि ये लवणी होते हैं या सोच जली होते हैं, लवणी होते हैं, सम्मित होते हैं या असम्मित होते हैं, ये सब आपको याद करना है। फिर ठीक है, फिर इनका शरीर संगठन कैसा बनता है? कोशिका होता है, उत्तक का होता है, अंग का होता है। फिर इसमें बड़े रंध्र को क्या बोलते हैं, छोटे रंध्र को क्या बोलते हैं, जल कहां से इंटर मारता है, जल बाहर कहां से निकलता है, फिर जल परिवहन के रास्ता का तीन काम क्या होता है, फिर इसके अंदर पाचन कैसा होता है, इनका कंकाल किसका बना होता है, फिर नर तथा मादा पृथक होते हैं कि नहीं होते, फिर लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म कैसा होता है, फिर परिवर्तन कैसा होता है। ठीक है,
और फिर जो स्पंज को नाल तंत्र को कौन आश्रित रखती, कौन सी कोशिकाओं के हैं, जो उसका नाम याद रखना आपको। फिर इसके अंदर दे रखा है कि हाँ स्पंज हो गया, फिर इसको सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो नीट के अंदर देखो ऐसे ही पूछे जाने वाला और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी दोस्त। पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर ली और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं क्लिप काट के बता दूंगा नीट के दूसरे दिन के, हाँ इसके बाहर कुछ नहीं आया। तो देखो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, आपको समझना और उसको वापस देखना कि कौन सा वर्ड समझ नहीं आया तो वो साइड में लिख देना, ताकि आपको वो समझ में नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत और समझा दूंगा, आप एक बार कमेंट कर लेना। देखो ऐसा लिख रखा है पॉरीफेरा के अंदर कि इस संघ के सदस्यों के सामने स्पंज भी कहते हैं, ये लवणीय तथा असमित होते हैं, ये आदि बहुकोशिक होते हैं, इनका शरीर संगठन कोशिका इस तरह का बना होता है, जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म तंत्र औष्ठ्य द्वारा शरीर के केंद्र स्पंज में प्रवेश करता है, बड़े तंत्र औष्ठ्य द्वारा बाहर निकलता है। फिर जल परिवहन का रास्ता भोजन को जमा करने में, श्वसन में तथा नाड़ी को उत्सर्जन करने में सहायक होता है। फिर कोएनोसाइटिक कॉलर कोशिका स्पंज को नाल तंत्र को आश्रित रखती है। फिर इन कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है, अंतरा कोशिका होता है, ठीक है। फिर कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर इसके अंदर लिखा नर तथा स्पंज के प्राणी नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंगा से होते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। फिर अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनता है। फिर निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। फिर इसके बाद देख लो अलैंगिक जनन विखंडित द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। फिर निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। फिर वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती है। फिर इसके 3 एग्जाम्पल थे, साइकन साइपा यूस्पंज बात स्पंज सोच लीजिए। तो दोस्तों ऐसी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड आपको याद करना है तो आसान बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एक टाइम ऐसा आएगा ना दोस्त कि आपको भी मेरी तरह पूरी एनसीईआरटी मुंह पे होगी। आप एक दिन ऐसे बोलोगे, देखो मैं बताता हूँ कि जिस दिन आप ऐसी एनसीईआरटी बोल दोगे ना तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और होगा कि और फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस संघ के सदस्य कांति स्पंज भी कहते हैं, लवणित तथा समित होते हैं, आदि बहुकोशिक होते हैं, इनका शरीर संगठन कोशिका इस तरह का बना होता है, जल परिवहन तथा नाल तंत्र जल सूक्ष्म तंत्र औष्ठ्य शरीर के केंद्र स्पंज को प्रेस करता है, बड़े तंत्र उसको बाहर निकलता है, जल परिवहन का रास्ता भोजन को जमा करने में, श्वसन तंत्र नाड़ी से उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। फिर कोएनोसाइटिक कॉलर कोशिका स्पंज को नाल तंत्र को आश्रित रखती है, इन कोशिका अंदर पाचन होता है, अंतरा कोशिका होता है। फिर कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंडिका तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। स्पंज के प्राणी नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंगा से होते हैं। फिर अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनता है। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती है, साइकन साइपा यूस्पंज बात स्पंज सोच दिल्ली। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी याद करनी है। तो आसान बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर सारा सारा याद कराया जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट भी वीडियो आपको मिलता रहे, और जब भी मैं आपको वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इस तरह से पढ़ते रहोगे तो दोस्त आपको बहुत ही मतलब बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। और मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ दोस्त एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझाने की, ताकि आपको भी समझ में आए और आपका भी कुछ फायदा हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।